देखो बाबू, हम लोग इसके पहले सुंग कौड़ो नहीं और चेदी राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो हम लोग देखते हैं वो क्या कि जैसे ही वो मौर्य वंश का अंत होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसे बाबू हमको शासन नहीं देखने को मिलता है, कोई राजवंश नहीं देखने मिलता है, कोई कि वो लंबा शासन करे भारत पर। बात है ना, मौर्य वंश की जब समाप्ति होती है उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जितने आए, बात है ना, कोई ऐसा राजवंश नहीं आया जो लंबा समय तक अपनी सत्ता बरकरार रखे। मतलब ये काल वो काल है कि भारत में बाबू राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। बता ना, मतलब एक राजवंश कोई नहीं था जो बाबू यहाँ की सत्ता को संभाल सके। तो आप लोग देखिए कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दुश्मन का आक्रमण क्या होता है, वो शुरू हो जाता है। जब आप कमजोर होइएगा तो आप पर क्या होगा, दुश्मन आक्रमण करना शुरू कर देगा, आपको लतियाना शुरू कर देगा। वैसी वस्तुतः वैसी स्थिति बाबू हमारी भारतवर्ष की हो जाती है। समझ ना बात। तो हम लोग देखते हैं वो क्या कि भारत में यवन राज मतलब देखिए, भारत में यवन राज, यवन के नाम से क्या हो रहा है, देखिए यूनानी आक्रमण कर रहे थे। बात है ना, आप देखे होंगे क्या कि मौर्य साम्राज्य में भी यूनानी लोग आक्रमण किए हैं। बात है ना, लेकिन हार गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, अस्थिर हो गए हैं लोग। आक्रमण अब जान रहे लोग क्या कि अब आक्रमण करेंगे तो और पिटाएंगे, ठीक ना। पहले ही इतना देना पड़ा उन लोगों को, तो अब बाबू फिर अब करेंगे आक्रमण। बात है ना, तो उसके बाद अस्थिर हो गए। लेकिन उनका नजर तो बना हुआ था ना कि भारत कहिया कमजोर हो रहा है। ये स्थिति बाबू तो हारल थे, अपमानित थे यहाँ से। बात ना, तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। बात है ना। अब क्या होता है कि यवन मतलब विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है। विदेशियों का आक्रमण भारत पर शुरू हो जाता है। किसका आक्रमण शुरू होता है, विदेशियों का आक्रमण शुरू होता है। चलिए, तो हम देखते हैं क्या कि सर्वप्रथम हिंद यूनानी, कौन है ये बाबू, हिंद यूनानी नहीं, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी कौन था बाबू, डिमेस्ट्रियस था। कौन था, डिमेस्ट्रियस था, जो यहाँ आक्रमण करके अपना राज स्थापित किया था। क्या कर लिया था, राज स्थापित किया। आक्रमण तो पहले ही यूनानी लोग किए हैं ना जी। अरे भाई, सेल्यूकस निकेटर क्या था, यूनानी का था ना, बात सुना ना आप लोग। लेकिन उनका राज स्थापित यहाँ भारत पर नहीं हो पाया था, नहीं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं क्या कि डिमेट्रियस जो होता है ये क्या करता है, वो यहाँ आक्रमण करता है भारत पर, और आक्रमण करके अपनी सत्ता का क्या करता है, स्थापित कर लेता है। तो जब ये आक्रमण करता है तो कहाँ कहाँ बाबू जीत लेता है, तो अफगानिस्तान को जीत लेता है, पंजाब को जीत लेता है, सिंध को जीत लेता है ना। चलिए, तब पूछेगा क्या कि हिंद यूनानी का संस्थापक कौन थे यहाँ बाबू, तो ये हिंद यूनानी को ही बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्ट्रियाई यूनानी। इसका एक और नाम निकले हुए आप लोग, बैक्ट्रियाई यूनानी, यूनानी। जो ये डिमेस्ट्रियस होता है ना, ये बैक्टीरिया का ही शासक होता है। क्या होता है वहाँ का, वो बैक्टीरिया का शासक होता है, इसीलिए बैक्टीरिया यूनानी भी इसको कहा जाता है। इसी वंश को हिंद, देखो हिंद यूनानी है ना, इसी को बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि बैक्टीरियाई यूनानी का स्थापना भारत मतलब यूनानी वंश का स्थापना किसने किया था, तो डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था, डेमेट्रियस ने किया था। अब तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी था डिमेट्रियस, ये तो बता दिया आप लोग को। इसने जब यहाँ अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध को जीत लिया, बात है ना, तो अब क्या हुआ बाबू, तो भाई जब जीतेगा तो यहाँ राज करेगा, तो राजधानी होना चाहिए। तो राजधानी को बनाया कहाँ, साकल, ये पंजाब में। बात है ना, सियालकोट कहाँ है, ये सियालकोट पंजाब। ये पंजाब दो है, एगो पूर्वी पंजाब है, एगो बाबू क्या है, पश्चिमी पंजाब है। तो हम लोग बाबू जो है ना पश्चिम पंजाब में, पूर्वी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, समझ ना बात। तो अब ये क्या है, सियालकोट साकल, यहाँ पर इसने राजधानी बनाई। पहले क्या था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक ही ना था, समझ ना बात। तो अब देखो तो राजधानी बनाया, देख रहे ना बात। अब क्या होता है कि इसने यहाँ आकर अपने वंश की स्थापना कर दिया, अपने वंश की स्थापना कर दिया, मतलब अपने राजवंश की स्थापना यहाँ कर दिया। लेकिन इसका सबसे महान शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ मिनांडर। कौन हुआ, मिनांडर। बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, समझे ना बात। तो बस इसका जो इंपॉर्टेंट है बात ना, उसको आप ध्यान में रखिए, तो आपको एग्जाम में क्या होंगे बाबू, मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे ना। देखिए मिनांडर, बात ना, ये सबसे विख्यात शासक, सबसे महान शासक, बात ना, या सबसे प्रतापी शासक, कुछ भी कहो, कौन था, बैक्टीरियाई का वो मिनांडर था। कौन था, मिनांडर था, समझे ना बात। चलिए, अब क्या होता है कि ये मिनांडर बाबू चूंकि था तो विदेशी, जब यहाँ आया तो जाहिर सी बात है कि जब इस वातावरण में पल रहा था तो यहाँ के लोगों से ये प्रभावित हुआ, बात ना।
तो यहाँ के लोगों से प्रभावित हुआ वो, तो यहाँ के साधु संतों के भी प्रभाव में आया। तो देखो एक नागसेन, क्या नाम है, नागसेन, जिनका नाम है नागार्जुन, क्या नाम है, नागार्जुन, इनसे ये प्रभावित होकर बात ना क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। किस धर्म का धर्मावलंबी हो गया? तो पूछता है कि मिनांडर किस, देखो मिनांडर बात ना, ये चाहे इसके ही नाम मिलिंद भी है, इसका नाम एक क्या है, मिनांडर का नाम मिलिंद भी है। क्या नाम है? मिलिंद। समझना बात, मिनांडर के ही नाम क्या है बाबू, मिलिंद भी है। तो ये इनसे प्रभावित होकर बाबू क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। तो ऐसे ही प्रभावित नहीं हुआ था, ये ऐसे ही प्रभावित नहीं हुआ था, इनसे बहुत क्वेश्चन किया, नागार्जुन से मतलब नागसेन से बहुत क्वेश्चन किया। और जब बाबू क्या हुआ कि उनके उत्तर से ये संतुष्ट हो गया, तब लगा कि नहीं भाई हमको ये धर्म अपनानी चाहिए। तो क्या बन गया बाबू, बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। और उसी में एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पनहो। क्या नाम है? मिलिंद पनहो, मतलब मिलिंद के प्रश्न, मतलब मिलिंद के प्रश्न। समझना बात। तो पूछता है कि मिलिंद पनहो में किसके साथ वो क्या हुआ है, क्वेश्चन किया है ये, तो नागसेन के साथ क्वेश्चन किया नहीं। और यहीं से क्या होता है वो, ये बौद्ध धर्मावलंबी हो जाता है। तो पूछेगा कि मिनांडर कौन से धर्म के वो अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा राजा जो थे लोग अधिकतर वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ही, वो क्या थे, महायान संप्रदाय का, ठीक ना, महायान का संप्रदाय का ही या शाखा का ही के अनुयायी बनते थे। हिनायन जो शाखा था वो बड़ी रूढ़िवादी था, नहीं उसमें था का कि गद्दी पर मत सो, बात ना, मतलब क्या है, आराम वाला स्थान पर मत बैठो, आराम से मत रहो। तो अब ये राजा के लिए है, राजा बैठेगा कौन सी पर, खाटी पर, बात समझ रहे ना आप, बात ना। अरे अब तुम्ही को राजा बना दिया तो तू खाटी पर बैठने लगेगा, खुद सोचो, ऐसे तो जीवन भर खाटी पर बैठना है। अब जब राजो बन गए यार तो कम से कम तो क्या है, नहीं जितने दिन है, बात है ना। तो इसीलिए राजवा बड़ी तेज होता था सब, कौन अब हिनायन संप्रदाय का नहीं है, कनिष्कों को देखो तो हिनायन का नहीं है, हर्षों को देखो तो हिनायन का नहीं है, सब का है महायान का है सब, ठीक ना। मतलब जहाँ कोनो दिक्कत नहीं है, कुछ खाओ कुछ पियो, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आसान धर्म बाबू, हार्ड नहीं होना चाहिए, आराम होना चाहिए वहाँ, ठीक ना। समझ ना बात। चलिए देखिए अब हम देखते हैं इनके द्वारा जारी सिक्कों से, देखिए बाबू पहला, भारत में पहला वंश ये हुआ कि जो वो सिक्का जारी किया ना, तो इससे पता चल जाता था कि कौन से राजा ने इसको जारी किया है, स्पष्ट मालूम चल जा रहा था। समझे ना बात। तो वो पूछे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वंश के सिक्के से वो मालूम चल जाता है कि उनके वंश से कौन से राजा ने वो इस सिक्के को जारी किया है, तो कौन था वो, यूनानी, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई, बात ना। चलिए अब यह कह रहेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किया या बैक्ट्रियाई यूनानियों ने। समझ ना बात, दोनों एक ही हैं, बस समझ ना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने। समझ ना बात। देखिए अब ये तो बाबू क्या है, यूनान की प्राचीन कला, भारत में एक कला लाई लोग, यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट, क्या वो, हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रारंभ किसने किया, हिंद यूनानियों ने किया था। जिसका भारत में वो इसका कौन सा है उदाहरण, गंधार कला शैली। पूछता है गंधार कला शैली वो किससे रिलेटेड है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट से ही वो क्या है, मतलब भारतीय रूप है। हेलेनिस्टिक आर्ट का वो क्या है, भारतीय रूप है गंधार कला शैली, जिसमें बुद्ध भगवान का मूर्ति देखते हैं ना आप लोग, जितने बना है सब गंधार कला में बना है। किस कला में बना है, गंधार कला में। लेकिन पूछेगा कि प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति किस कला के तहत बनाई गई थी, तो मथुरा कला के तहत बनाई थी प्रथम बार। और बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है तो किसके तहत बनाई गई है, मथुरा कला के तहत, बात ना। लेकिन उसके बाद जितने अधिकतर सब मूर्तियां किसके कला के अंतर्गत बनाई गई हैं, तो गंधार कला। और गंधार कला किससे बाबू संबंधित है, तो हेलेनिस्टिक नहीं आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट को किसने लाया था, तो हिंद यूनानियों ने, बात ना। फिर आप देखते हो क्या कि एक कार्यक्रम होता है यवनिका, नहीं मतलब पर्दा, नाटक देखते हो तो नाटक में पर्दा गिरता है, तो ये पहले पर्दा नहीं था भारत में, नहीं इस व्यवस्था को किसने लागू किया, यहाँ लाया कौन, पर्दा, तो वो यूनानियों ने लाया था ना। कि नाटक होगा तो मंचिंग होगा ना, बहुत नहीं पर्दा गिरता है, तो पर्दा गिरने का ये लोग लाए थे। समझ ना बात, कोई दिक्कत है बाबू, ठीक ना। मतलब ये रहा सब कि हेलेनिस्टिक आर्ट बाबू यूनानियों ने, और इससे बाबू इसी रूप में भारतीय कला कौन है, तो गंधार कला है। कौन है, गंधार कला है, ठीक ना। अब देखो बाबू हम बता रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इनका लोग का भी वंश बाबू बहुत दिन तक नहीं चला। इसके बाद कौन आ गया बाबू, शक आ गया, बात ना। तो अब देखो बाबू क्या था, बात देखो ये लोग जो थे, जितने लोग आए हुए हैं शक जो
ये तो राजा था बैक्ट्रिया का बात ना, लेकिन ये जो शक आए हुए हैं ठीक ना, ये लोग बाबू जो थे ना, ये कहीं का राजा वजा नहीं थे, ये कैसे थे लोग बाबू, ये खानाबदोश थे लोग। क्या थे लोग? खानाबदोश। घूमते हुए जहाँ गए बरियार पड़े तो मार के बाबू राजगद्दी छीन लिए। नहीं, आए थे जिसे बाबू अंग्रेज लोग भी आए हैं, व्यापारी बनकर बरियार पड़े तो गुलामी बना लिए भारत को, है कि नहीं बात। तो देखिए यूनानी के बाद कौन आया बाबू? शक आया। कौन आया यहाँ? शक आया ना। शकों के 5 शाखाएं थी। कितने शाखाएं थी बाबू? 5 शाखाएं। ये लोग चले थे दले बल उधर से, नहीं 5 वो शाखा नहीं, जो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी। कहाँ फैली हुई थी? भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो देखिए तो कौन शाखा? कुछ शाखा अफगानिस्तान में थी, कुछ पंजाब में, कुछ मथुरा में, कुछ पश्चिमी भारत, कुछ ऊपरी दक्कन। ऊपरी दक्कन कर लेना सब, ऊपरी दक्कन में ना, ऊपरी दक्कन। समझ ना बात। अब देखिए प्रथम शक राजा कौन था? वो मौ था। कौन था वो? मौ था। ये कहाँ का था? मध्य एशिया का था। कहाँ का था वो? मध्य एशिया का। अब घूमते हुए भारत आया था सब, बात ना, समझ ना बात। अब तो अब ये लोग चारागाह के खोज में भारत आए थे, देख रहे हैं ना बात। किसके लिए भारत आए थे ये लोग? चारागाह के खोज में। मतलब ये लोग बाबू क्या थे? राजा वजा नहीं थे। कैसे? अच्छा ये बता, तुम्हारे गांव में आता, इसलिए बच के रहना सब। देखते हो तुम लोग घर के पीछे लगाता है सब हो टेंटवा वेंटवा, आ कहियो बाबू कहियो रतिया के तुम लोग का फफेली फोड़ देगा सब, तो तुम्हारा घर उसका हो जाएगा, भगाइए देगा सब मार के। नहीं समझ के बात। तो ऐसे ही लोग चले थे, टेंट गाड़ गाड़ के रह रहे थे। आज यहाँ चरागाह मिला तो भेड़ बकरी अपना वहां चराए, कल वहां खत्म हो गया, फिर कहीं और चले गए। ऐसे ही आकर देख रहे तो आज देखे क्या कि यहाँ का जितने राजा है सब नकंडम है। नहीं, ये सब क्या है? नकंडम है, अपने अपने में लड़ रहा है सब। बस में आप लोग नहीं, इसका फायदा ये लोग उठाए। इसका फायदा कौन उठाया बाबू? ये लोग उठाए और पीट पीट कर बोले बात ना कि क्या हुआ, भगा दिए उन लोगों को और राजा अपने बन गए। बात है ना। खुद सोचिए कि जब देखते हो क्या होता है कि आप ही के, अब देखिएगा खुद, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, लड़का आपका बाबू क्या हो गया? लफुआ हो गया, आवारा हो गया। नहीं तो अब बताइए वो विरासत कोई सब संभालेगा? आए पुत्र का पुत्र का धन संचय, नहीं पुत्र का पुत्र का धन संचय। अब पुत्र सपुत्र कर धन संचय। लोग कहते हैं पुत्र का पुत्र का धन संचय या पुत्र सपुत्र का धन संचय। नहीं, पुत्र का पुत्र का धन संचय। अब पुत्र बाबू क्या है? कपूत हो गया तो धन बाबू जुटा क्या कर लोगे? वो बर्बाद कर देगा। अब पुत्र सपुत्र बाबू कर धन संचय। जब पुत्र क्या है बाबू? सपुत्र है, मतलब सुपुत्र है आपके पास, तो धन का संचयन कीजिए। कभी भी बाबू क्या करेगा कि कोई सामाजिक काम ही, कोई बढ़िया काम ही करेगा उससे, न कि बाबू गांजा दारू ये सब नहीं पिएगा उससे। समझे ना बात। मतलब तरह तरह के व्यसनों में उससे वो बर्बाद नहीं करेगा। समझे ना बात। देखिए तो अब ही तो बाबू ये लोग दो तो पूछेगा कि प्रथम शक राजा कौन था? तो मो था ना। अच्छा ये लोग राजा होते तो राजा का नाम ना होता इन लोग का? औआ मऊआ राजा का नाम होता है ना बात। खुद देखिए तो नहीं, ये राजा लग होता तो राजा लग नाम होता है इन लोग का। तो ऐसे ही भी लग रहा होगा कि ये लोग का है कि बर्बर जाती हैं। नहीं, तो मौ था लोग। और ये लोग घूमते हुए आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे बाबू? इनका मूल स्थान का था पता ना। तो देखो तो बाबू मध्य एशिया, ये लोग चरागाह खोज में भारत आए। और यहाँ जब देखे क्या कि यहाँ के राजा अपने में लड़ रहा है, ऐसा जो राजा हैलो है क्या है? नकंडम है एकदम, कोनो मतलब नहीं है, तो भगा उसको पता ना। अब ये लोग क्या किया बाबू? फिर ऐसे ही करते करते ये लोग भी जब देखा का तो बाबू बताओ तो राम किसको नहीं भाते। ये लोग देखा कि राजगद्दी मिल जाएगा। तो एक और राजा था उज्जैन का स्थानीय राजा, उसका नाम नहीं आता है ना, वो था वो देखा तो उसके पास गए लोग, तो तनिसा बढ़िया राजा था। नहीं, पटक पटक किन लोग को मारा, किनको मारा? उस शक लोग को। आज जब वो पीटा यहाँ से ना तो ये लोग क्या होगा? ये लोग भाग चले से, ये लोग कौन राजा थोड़े थे पता ना, भाग चले यहाँ से। भागे लोग तो 57 से 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन का राजा शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया ना। ऐसे करते करते 14 विक्रमादित्य हो गए थे। जो भी कोई बढ़िया काम कर रहा था ना तो अपने आप को विक्रम सा, विक्रम मीन्स क्या होता है? महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम मतलब विक्रम बलशाली, विक्रमादित्य नहीं, अब इनके जैसा बलशाली कोई नहीं है बात ना। तो ऐसे करते करते 14 को आपके इतिहास में विक्रमादित्य है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य आप पढ़िएगा गुप्त वंश में पढ़िएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ना पढ़िएगा। वो सबसे शक्तिशाली और वही एक्चुअली में विक्रमादित्य था। वो बचपने से बाबू क्या था? काफी साहसी आदमी था। समझ ना बात। पढ़िएगा इतिहास, गुप्त वंश पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद गुप्त वंश पढ़ेंगे हम लोग ना। देखिए तो बात समझ रहे ना आप लोग। तो बाबू क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब उज्जैन का राजा, स्थानीय राजा ना, ये क्या किया था बाबू? मतलब
शकों को पराजित करके बाहर खड़े दिया और इस खुशी में ये एक उपाधि धारण किया विक्रमादित्य का तथा एक संवत शुरू किया जिसका नाम था विक्रम संवत। क्या नाम था उसका? विक्रम। और इसी उपलक्ष्य में एक नया संवत विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व शुरू किया। पूछता है क्वेश्चन कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 58 ईस्वी पूर्व, क्योंकि ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी एक और हुआ है कनिष्क में शक संवत ना, तो वो ईस्वी है 78 ईस्वी है वो ना, है ना 78 ईस्वी। और ये 58 है, तो काफी सस्पेंसिव है नहीं। तो ये 58 ईस्वी पूर्व में कौन संवत शुरू हुआ था? विक्रम संवत शुरू हुआ था ना। और किसने शुरू किया था? एक उज्जैन का स्थानीय राजा। किस लिए आओ? तो शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में। समझे ना बात? देखिए अभी अब ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पढ़ लिए ना, इसमें मौत था। अब यहाँ का जब ये राजा बन गया सब, तब ना बढ़िया बढ़िया नाम रखना शुरू किया सब। तो एक नाम इसमें पढ़ा है, इसका सबसे महान शासक हुआ है रुद्रदामन। कौन हुआ है? रुद्रदामन ना। और यहाँ से क्वेश्चन इसी से पूछता है ना, रुद्रदामन हुआ है, यह शकों का सबसे प्रतापी राजा था नहीं। शासन क्षेत्र कहाँ था इसका? गुजरात। कहाँ था? गुजरात ना। सुदर्शन झील आप लोग पढ़े थे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री था जिसका नाम था पुष्पगुप्त, उसने क्या था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। समझे ना बात? बस में तो ना आप लोग। चलिए तो बाबू सुदर्शन झील का इन्होंने क्या किया? जीर्णोद्धार कराया और अपना एक अभिलेख जारी किया जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे वो गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है ना। और बाबू क्या है? और ये संस्कृत में जारी किया हुआ पहला अभिलेख था। तो इससे ये बात मालूम चलता है कि रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था। बताना संस्कृत भाषा क्या था? वो प्रेमी था, इसको बढ़िया लग रहा था, इसीलिए अपना पूरा लंबा चौड़ा अभिलेख वो संस्कृत में जारी किया था। तो पूछता है क्या कि प्रथम संस्कृत में जारी अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। समझे ना बात? और इसी में वर्णन किया है क्या कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सरकारी खजाने से बनाया गया ये सुदर्शन झील, बात ना, जो अर्धशुष्क अवस्था में हो गया, मैं इसका जीर्णोद्धार करवा रहा हूं, मतलब फिर से इसे बनवा रहा हूं। समझे ना बात? बस समझे ना बात? तो जीर्णोद्धार करना मतलब क्या होता है? जीर्णोद्धार, उजीर्ण मतलब मर रहा था, उसे वो उद्धार करवा दिया गया। समझे ना बात? बढ़िया करा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इसका पता कहाँ चलता है कि सुदर्शन झील का वो जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन का इसका जूनागढ़ अभिलेख। समझिए ना बात? देखिए प्रथम संस्कृत में जारी अभिलेख है, बता भी दिए आप लोग को क्या है ये प्रथम संस्कृत में जारी अभिलेख है, ठीक ना। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। क्या कहते थे अपने आप को? क्षत्रप, मतलब रखवाला नहीं, मतलब बात है ना। अब देखो अब क्या होता है कि यहाँ से भी इन लोगों की राज क्या होती है? कमजोर पड़ती है। तो एक और राजवंश आ जाता है, कौन? पहलव। कौन आता है? पहलव। इहो सब वो सही था, सब इहो सब कोई बाबू ऐसा नहीं था। देखिएगा इसका आपस याद रखना, सबके संस्थापक कौन था? तो गोंडो फर्नेस। क्या था वो? गोंडो फर्नेस इसका संस्थापक था। और मूल स्थान कहाँ था? ये कहाँ का था? सब ईरान का। अब भारत में बाबू पश्चिमेत्तर भारत में इसका शासन चल रहा था। समझ ना बात? देखिए तो इसके शासन काल में तो सर टॉमस रो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो पूछा जाता है क्या कि सर टॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया था? तो गोंडो फर्निसस के या पहलवों के, मतलब शासन काल में भारत आया था। पहलवों के शासन काल में भारत आया था। और किसका प्रचार करने के लिए? ईसाई धर्म का। और यहाँ से एक बाबू क्या होता है? एक अभिलेख मिला है पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है जिसका नाम है तख्ते बही। और ये अभिलेख किससे है? पहलव से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहलव से संबंधित है। बस समझे ना आप लोग? बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है ना। समझे ना बात? अब आइए कुषाण में हम आते हैं। कहाँ थे हम? कुषाण में। देखिए कुषाण यूची तोखरी, कुषाण यूची तोखरी। समझे ना बात? अभी तो ये कुषाण है ना जी। अब तो बाबू क्या है? यूची तोखरी। बस समझना आप लोग। अब देखिए एक बात, कुषाण को ही यूची बोला जाता है, तोखरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूची और तोखरी। बात ना। देखिए हाई सब बड़ी बदमाश था, सब लतियला के बाद भी चल आया है। सकवा एक बार मार के भगा दिया गया, ही चल आया है सब। बात है ना। देखिए मतलब राज शासन ही ऐसा चीज है, ठीक ना। तो हम आते हैं बाबू कुषाण में। देखिए संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस। संस्थापक कौन था इसका? कुजुल कटफिसस था नहीं। अब तो बाबू पूछेगा क्या? कुषाणों का भारत में स्थापना किसने किया था? कुषाण वंश का कुजुल कटफिसस नहीं। ये सिक्का जारी किया था तांबे का। ये सिक्का किसका जारी किया था? तांबे का जारी किया था नहीं। इसके बाद आइए भीम कटफिसस नहीं। सिक्का जारी किया था स्वर्ण सिक्का नहीं।
और स्वर्ण का सिक्का जारी किया था और उस पर अंकन था शिव, नदी और त्रिशूल, तो इससे जाहिर सी बात होती है कि ये शैव मतालंबित था। कौन मतालंबित था? मतलब शंकर भोले बाबा का पूजा करने वाला था। किसका पूजा करने वाला था ये? तो बाबू पूछेगा क्या कि भीम कटफिशस बाबू मतलब किस धर्म के धर्मावलंबी था? तो शैव मत का ना, मतलब हाँ समझ ना बात। भीम कटफिशस कौन बाबू? भीम कटफिशस। क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि कौन से बात ना, मतलब किस शासक के सिक्कों पर शिव, नदी, त्रिशूल का अंकन मिला है? तो बाबू भीम कटफिशस या कुषाणों के बात ना, या कुषाणों के। समझ ना बात। चलिए अब हम आते हैं क्या कि सब में देख रहे हैं क्या कि एक ही राजा हो रहा है बढ़िया, बाकी तो सब नकंडम हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो देखिए बाबू इसमें भी इसका सबसे प्रतापी राजा था कौन? कनिष्क। कौन था बाबू? कनिष्क। इसका नाम क्या था? कनिष्क। आप लोग पढ़े हैं ना। देखिए ये देखो तो सबसे महान शासक था। ये क्या था बाबू? सबसे महान, सबसे प्रतापी, जो भी बोलो। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत प्रारंभ किया। 78 ईस्वी में बाबू इन्होंने शक संवत प्रारंभ किया। 58 ईस्वी में कौन सा संवत हुआ था? शकों को भगाकर उज्जैन का एक राजस्थानीय राजा ने बाबू 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था। कौन संवत शुरू किया था? विक्रम संवत। लेकिन ये 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत प्रारंभ किया है, जिसको भारत सरकार इसी कैलेंडर से चलता है। बात है ना। भारत सरकार कौन से संवत को मतलब फॉलो करता है? तो शक संवत को। कौन संवत को? शक संवत को। समझे ना बात। देखो बाबू इसका 2 राजधानियां थी। पुरुषपुर मतलब पेशावर में है। पुरुषपुर कहाँ है? पुरुषपुर। पूछता है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। और एक राजधानी मथुरा थी। एक राजधानी मथुरा थी। समझ ना बात। देखिए हाँ, बौद्ध धर्मावलंबी ये कौन था? वो बौद्ध धर्मावलंबी था और महायान शाखा का था। किस शाखा का था? महायान शाखा का था। और बुद्ध को देवता के रूप में पूजा करने का श्रेय मतलब देवता के रूप में पूजवाने का श्रेय किसका है? कनिष्क का जाता है। पूछेगा क्या कि बौद्ध को देवता के रूप में प्रतिष्ठापित किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। और ये बाबू बौद्ध धर्म किस मत का था? वो तो महायान मत का था। किस मत का था? महायान मत का था। समझना बात। और इसी के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। जिसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। समझना बात। देखिए अब देखिए इनके राज कवि कौन था? अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष था। नहीं, बुद्ध जिसने वो लिखा है बुद्ध चरित। आप लोग पहले भी बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े थे ना, उसमें पढ़ा है बुद्ध चरित मतलब बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित। पता ना राजवैद्य जैसा कौन था? चरक था, जिसने लिखा है चरक संहिता। किसने लिखा? कौन लिखा है? चरक संहिता। चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ो तो उसमें धन्वंतरी आ जाएंगे। जिसे आजीवक कहाँ आ जाते हैं? बिंबिसार में आते हैं ना। आजीवक भी राजवैद्य थे, ठीक ना। देखिए अब ये कला शैली कौन था? वो गंधार कला और मथुरा कला। तो पूछता है क्वेश्चन क्या कि बुद्ध की प्रथम बार मूर्ति किस कला के तहत बनाई गई थी? तो मथुरा कला के तहत। और अधिकतर मूर्तियां किस कला के तहत बनाई गई है? गंधार कला। और गंधार कला किससे उत्प्रेरित है? तो यूनानियों के बाबू क्या है? हेलेनिस्टिक, हिंद यूनानियों के हेलेनिस्टिक आर्ट से बाबू गंधार कला शैली। समझ ना बात। चलिए अभी बाबू अब तो कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 में। जो आया है वो मरेगा। इनकी भी मृत्यु हो जाती है 102 में। नहीं, अब अंतिम शासक कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। कुषाणों ने अपने आप को देवपुत्र कहते थे। कुषाण अपने आप को देवपुत्र, और शक अपने आप को क्षत्रप। बात है ना। शक अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे ना। चलिए और बाबू दक्षिणापथ के स्वामी अपने आप को सतवाहन कहते थे। सतवाहन अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। और बाबू ये अपने आप को बाबू कौन कहते थे? कुषाण अपने आप को देवपुत्र कहते थे। और ये उपाधि इन्होंने कहाँ से लिया था? चीन से लिया था। कहाँ से लिया था? चीन से लिया था। बात समझे ना आप लोग। और एक चीन का जनरल था, जो जनरल ताओ था नाम उसका, या साओ ऐसी कुछ नाम था उसका। उससे कनिष्क क्या हुआ था? पराजित हो गया था। क्या हो गया था? कनिष्क पराजित हुआ था उससे ना। ध्यान रखिए आप लोग। अब यह क्या है कि ये तो हो गया कुषाण अपने देवपुत्र मतलब देवपुत्र कहते थे। और यह उपाधि कहाँ से लिए हैं? चीनियों से प्राप्त की है, ठीक ना। मतलब आप लोग देख रहे हो ना। मतलब